अब मुझे दूसरा टेबल बनाना है, ठीक है। दूसरा टेबल कौन सा बनाना है? ऑर्डर टेबल, जिसके अंदर ऑर्डर आईडी तो प्राइमरी की होगी, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस ऑफ वन और कस्टमर आईडी, ये वाला कॉलम कौन सा होगा? फॉरेन की होगा, जो कनेक्ट किसके साथ होगा? कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी कॉलम के साथ कनेक्ट होगा। मतलब जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करवाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्राइमरी की को कनेक्ट करवाते हैं किसके साथ? दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ, और वो दोनों कॉलम्स आपस में सेम होते हैं, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है। अच्छा, एक बात और बताता जाऊं, देखो प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती, ये तो हमने देखा है, लेकिन फॉरेन की वाले कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है। आप नोटिस करो, यहाँ पे ये जो पहली रो है और ये जो चौथी रो है, इसके अंदर कस्टमर आईडी 4 है, क्योंकि देखो एक कस्टमर है तो वो बार बार ऑर्डर प्लेस कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में हो, आपने एक डिश खाई, अब आपको स्वीट डिश ऑर्डर करनी है, तो वो दोबारा ऑर्डर करोगे ना, जो कि सेम कस्टमर के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मतलब जो फॉरेन की होती है उसके अंदर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं और नल वैल्यूज भी आ सकती हैं। अब नल वैल्यू का कोई काम नहीं होता, लेकिन आ सकती है, ठीक है। और डुप्लीकेट वैल्यू भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि एक कस्टमर बार बार क्या कर सकता है? ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे आते हैं, मैं ऑर्डर टेबल क्रिएट करता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं दोबारा इसके ऊपर, एसक्यूएल के ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसका क्यूरी बॉक्स आ जाएगा और इसको हम रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। और अब मुझे दूसरा टेबल बनाना है जिसका नाम है ऑर्डर टेबल, उसकी भी मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको अपने क्यूरी बॉक्स में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस टेबल को जरा आप समझना, ठीक है। अब देखो क्रिएट टेबल किया, नाम क्या रखा मैंने? ऑर्डर टीबीएल, ठीक है, अपने ऑर्डर टेबल का। और इसमें जो पहला कॉलम था ऑर्डर आईडी, वो तो प्राइमरी की हो गया, ठीक है, ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। फिर एक है ऑर्डर आइटम, फिर ऑर्डर क्वांटिटी कि भाई वो कितनी क्वांटिटी में ले रहा है आइटम, फिर एक आइटम की क्या प्राइस है वो यहाँ पे दूंगा। अब देखो आखिरी कॉलम कस्टमर आईडी, मतलब इस कस्टमर आईडी कॉलम को मुझे कनेक्ट करवाना है कस्टमर के कस्टमर आईडी कॉलम के साथ, ठीक है। ये बात याद रखना। लेकिन इसको अब मुझे फॉरेन की भी बनाना है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 5 लाइंस है, ये क्या है? कॉलम्स है। तो एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने यहां से लेके यहां तक ऐड की है, ये हमारे पास है फॉरेन की क्रिएट करने की। अब इसको जरा समझना, मतलब जब आपने कॉलम्स बना लिए उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे और कॉमा के बाद एक एक्स्ट्रा लाइन लिखोगे जो फॉरेन की को जनरेट करेगा, ठीक है। फॉरेन की मुझे किसके ऊपर लगानी है? कस्टमर आईडी के ऊपर लगानी है। तो अब देखो सबसे पहले आप एक कीवर्ड यूज करते हो कंस्ट्रेंट का, ठीक है। फिर आप अपनी फॉरेन की का नाम रखते हो। मैंने अपनी फॉरेन की का नाम क्या रखा? पहले मैंने एक प्रीफिक्स लगाया है जिसका क्या नाम है? एफके, जो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेन की को, फिर अंडरस्कोर, और फिर 2 टेबल्स का रिलेशनशिप बना रहा हूं ना। कौन कौन से टेबल का? कस्टमर और ऑर्डर का। तो उनका मैंने अपनी मर्जी से नाम रख दिया। मतलब ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये मेरी मर्जी का नाम है, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो, ठीक है। फिर आएगा फॉरेन की, ये आपके पास कीवर्ड है, जिस तरह प्राइमरी की कीवर्ड था ये आपके पास फॉरेन की है। मतलब पहला कीवर्ड था कंस्ट्रेंट, क्योंकि मैंने बताया ये प्राइमरी की फॉरेन की सारे कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। और फिर कंस्ट्रेंट का नाम, फॉरेन की का नाम, फिर फॉरेन की का कीवर्ड। अब फॉरेन की मुझे किसके ऊपर लगानी है? इसके ऊपर लगानी है ना, तो ब्रैकेट में इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। फिर रेफरेंस, मतलब ये जो फॉरेन की है ये किसके साथ कनेक्ट होगी? कस्टमर टेबल के अंदर जो CID का कॉलम था उसके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। ये आपके पास 2 लाइन लिखी है मैंने, किस लिए? इस कस्टमर आईडी के कॉलम को फॉरेन की बनाने के लिए। और फॉरेन की जब हम बनाते हैं तो हम ये लाजमी यूज करते हैं कि बताते हैं कि ये फॉरेन की किस टेबल के किस कॉलम के साथ कनेक्ट होगा, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन अभी अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये टेबल कौन से स्टोरेज इंजन में बनेगा? MyISM पे बनेगा। मुझे InnoDB पे बनाना है, तभी रिलेशनशिप मेंटेन होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मेरा टेबल का ब्रैकेट है लास्ट, यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या कहता हूँ? इंजन, और इज इक्वल यहाँ पे क्या कर दूंगा? InnoDB,
ठीक है, अब यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो नीचे आते हैं, यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और नीचे आ जाता हूं मैं, तो देखो हमारे पास ये जो क्यूरी है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं कुछ डेटा भी इंसर्ट करवा लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ, इस क्यूरी को मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर भी मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पे मौजूद है इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ये सारी क्यूरीज हम पढ़ चुके हैं, तभी मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 5 आइटम्स हैं, हार्ड डिस्क, रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। लेकिन अब देखो इनकी आईडीज को मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ, मतलब कस्टमर टेबल के अंदर हम 1 2 से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से मैं 101 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको इंसर्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पे आओ और नीचे गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और नीचे आओ तो ये आपको दिखाएगा कि 5 रोज आपकी इंसर्ट हो गई है। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं आपको दोनों टेबल्स का डेटा यहाँ पे दिखाता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, फिर इसी को कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, और फिर मैं कहता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर टीबीएल, ये हमने इसका नाम रखा था। और अब मैं यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं, अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो पहला टेबल है कौन सा है, कस्टमर वाला। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ठीक है, और ये दूसरा टेबल जो मैंने सेलेक्ट करवाया था, ठीक है, ये कौन सा है, ऑर्डर वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी तक उन्हीं कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया है जो कस्टमर टेबल के अंदर मौजूद है, ऐसा ही है ना। देखो 1 ने अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, लेकिन 2 से लेके 5 तक ने सबने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस टेबल के अंदर एंट्री करूं और एक ऐसा कस्टमर डालता हूं जिसकी कस्टमर आईडी क्या होगी 6, तो अब आप एक चीज क्या नोटिस करो कि 6 तो हमारे पास मौजूद ही नहीं कस्टमर टेबल में, तो वो हमें इंसर्ट नहीं करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं एसक्यूएल पे आता हूं दोबारा। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ आता हूं, इसका जो हमारे पास रिटेन क्यूरी बॉक्स है इसके ऊपर मैं चेक लगाता हूँ, और इंसर्ट की एक रो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये पहली रो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सही है, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे एंड में हमारे पास आ जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, तो हम कॉमा कब लगाते हैं, जब हमें मल्टीपल रोज ऐड करनी होती है। अब यहाँ पे देखो 105 तक तो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिए थे, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 106 कर देता हूँ ताकि प्राइमरी की का एरर ना आए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो लास्ट में हम कस्टमर आईडी देते हैं, कस्टमर आईडी में मैं क्या दे रहा हूँ 6, और 6 हमारे पास कस्टमर टेबल में मौजूद नहीं है। मतलब देखो मैं इंसर्ट कहाँ पे कर रहा हूँ, ऑर्डर टेबल के इंसर्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर टेबल के अंदर, और ये कह रहा हूँ कि एक 6 कस्टमर आईडी एक है कस्टमर, वो हार्ड डिस्क परचेज करना चाह रहा है, लेकिन 6 तो हमारे पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के खिलाफ जाता है क्योंकि वो हमारे पास कस्टमर टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, अब नीचे आते हैं तो देखो एरर दे रहा है। अब एरर पढ़ो क्या कह रहा है, कैन नॉट ऐड और अपडेट, मतलब आप इंसर्ट भी नहीं कर सकते ऐसी रो जो कस्टमर टेबल में नहीं है, और अपडेट भी नहीं कर सकते जो आपके पास कस्टमर टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। तभी देखो यहाँ क्या कह रहा है, आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, मतलब फॉरेन की का यहाँ पे ये एरर है। ठीक है, क्योंकि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है, सही है, ये आपके पास का पॉइंट है। तो अब देखो इसने इंसर्ट करते वक्त भी मुझे ऐसी वैल्यू नहीं डालने दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे टेबल में। अच्छा ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करते वक्त मैं ऐसा डेटा भेज रहा था ना जो हमारे कस्टमर के टेबल में नहीं है। अगर मैं अपडेट करते वक्त ऐसा करूं, फॉर एग्जांपल ये देखो मैं यहाँ पे अपडेट की क्यूरी हम क्या लगाते हैं, अपडेट का कीवर्ड आता है, फिर किसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, ऑर्डर टीबीएल, और सेट में यहाँ पे कहता हूँ कि कस्टमर आईडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी आप सेट कर दो क्या 6 सेट कर दो। ठीक है, वेयर कहां पे सेट कर दो, जहां पे हमारे पास ऑर्डर आईडी बराबर होगी 105 के। अब 105 आखिरी रो है, ठीक है, जिसके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया हुआ था 5 कस्टमर आईडी ने, लेकिन मैं यहाँ पे उसको क्या सेट कर रहा हूं
6 कर रहा हूं और 6 तो हमारे कस्टमर टेबल में है ही नहीं, तो इसका मतलब अगर मैं ये क्यूरी भी एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। और अब मैं यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, और हम नीचे चलते हैं, ठीक है, तो देखो वही कह रहा है, वही मैसेज आ रहा है सेम, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, मतलब इंसर्ट में ऐसा डेटा इंसर्ट या अपडेट नहीं कर सकता जो पहले टेबल में, कस्टमर टेबल में मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, वो दूसरी बात क्या थी, देखो मैं यहाँ पे आके दोबारा वो लिख देता हूं, ठीक है, एक कस्टमर है, ठीक है, और इसके बाद दूसरा है हमारे पास ऑर्डर टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ ऑर्डर टेबल, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दोनों का डेटा आ जाएगा, ठीक है, नीचे आते हैं, अब देखो कस्टमर का डेटा है और नीचे अगर आप आओ ये हमारे पास ऑर्डर टेबल है, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल, देखो मैं यहाँ पे कहता हूं कि मुझे ये जो कस्टमर टेबल है ना, इसमें से 5th रो, मतलब 5th कस्टमर आईडी को मुझे डिलीट करना है, मतलब इसकी पूरी रो डिलीट करना है, लेकिन इस 5th कस्टमर आईडी वाले कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, और देखो ऑर्डर कहां प्लेस किया हुआ है, ऑर्डर आईडी 105 के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं कस्टमर टेबल से डिलीट करने की कोशिश करूं, कौन सी रो, 5th रो जिसकी एंट्री ऑर्डर टेबल में हुई हुई है, तो तब भी हमें डिलीट नहीं करने देगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं डिलीट रो, डिलीट करने के लिए हम डिलीट का कीवर्ड, फिर फ्रॉम, और फिर मैं कौन से टेबल से डिलीट करना चाह रहा हूं, कस्टमर, और अब वेयर, और मैं यहाँ पे कहता हूं वेयर आईडी इज इक्वल टू, सॉरी आईडी नहीं है, सी आईडी, ठीक है, मतलब कस्टमर के टेबल के अंदर जो हमारे पास आईडी वाला कॉलम है उसका नाम है सी आईडी, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 5, ठीक है, मतलब 5 पे जो भी कस्टमर है वो कस्टमर के टेबल से डिलीट कर दो, लेकिन उसकी एंट्री हुई भी है ऑर्डर टेबल में, तो ये क्यूरी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो पहले तो वार्निंग दे रहा है, ओके करते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं, नीचे जाते हैं, तो देखो अब एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, अब एरर पढ़ो, कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब देखो यही बाइंडिंग मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम दो टेबल्स को रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पास चल रहे हैं उनके अंदर ये लाजमी यूज होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो एक आपके पास ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है, तो अब आपको थ्योरी समझ में आएगी। देखो सेकंड पॉइंट देखो, अ फॉरेन की इज अ कॉलम इन अ टेबल दैट हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी की कॉलम इन अ डिफरेंट टेबल, मतलब फॉरेन की कॉलम जो आप बनाते हो वो लाजमी किसी और टेबल के अंदर प्राइमरी की को रेफर करता होगा, ठीक है, ये आपको बता रहा है सेकंड पॉइंट। फिर देखो द मेन गोल ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ऑफ द डेटा, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी डेटा मतलब वही जो मैंने बताया था, दो टेबल्स हैं, फर्स्ट टेबल में वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका डेटा मैं सेकंड में इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो ये कहलाती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, और अगर हम रिलेशनशिप नहीं बनाते तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की खिलाफ वर्जी होती है, जो कि सही काम नहीं होता, इसमें बहुत मसले होते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है। फिर देखो यू कैन डिफाइन अ कॉलम एज अ फॉरेन की ओनली इफ बोथ द टेबल्स हैव InnoDB एज देयर स्टोरेज इंजन, वही बात, मतलब अगर रिलेशनशिप बनाना है तो लाजमी उन टेबल्स के ऊपर जो स्टोरेज इंजन होगा वो क्या होगा, InnoDB होगा, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर देखो बाय डिफॉल्ट MySQL असाइंस द MyISM स्टोरेज इंजन व्हेन यू क्रिएट अ टेबल, मतलब अगर आप इंजन डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है। फिर स्टोरेज इंजन का बताया था क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है जो DBMS के अंदर होता है, और हमारे पास RDBMS है MySQL, तो उसके अंदर भी ये मौजूद है, जो कि किस चीज को सपोर्ट करता है, जो जितना भी हम क्रिएट रीड अपडेट डेटा का काम करते हैं वो सारा स्टोरेज इंजन सपोर्ट करते हैं, और अलग अलग स्टोरेज इंजन के अलग अलग फंक्शनैलिटीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो यू कैन चेंज द स्टोरेज इंजन ऑफ द टेबल यूजिंग द अल्टर कमांड, मतलब देखो मैंने अपना स्टोरेज इंजन कब सेट किया था, जब मैं टेबल को क्रिएट कर रहा था, लेकिन
अगर मैं टेबल क्रिएट कर लूं तो उसके बाद अगर मुझे स्टोरेज इंजन चेंज करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूं, किसके थ्रू, अल्टर टेबल कमांड के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं एक चीज आपको आगे बताता हूं। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इनोडीबी, मतलब अगर इनोडीबी को हम यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है। cancels insert or update commands that attempt to add records to the child table without having a corresponding record in the parent table। मतलब फायदा क्या है, अगर मैं इनोडीबी के को यूज करते हुए रिलेशनशिप बनाऊंगा तो अगर मैं ऐसा डेटा इंसर्ट कर रहा हूं जो मेरे पहले टेबल में नहीं है या अपडेट कर रहा हूं, दोनों को वो कैंसिल कर देगा। ये चीज MySM में पॉसिबल नहीं है, तभी हमें इनोडीबी पे स्विच होना पड़ता है, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है। फिर देखो allows the foreign key to reference a group of columns in the parent table। मतलब फॉरेन की क्या करती है कि दूसरे टेबल के साथ हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखो ये कह रहा है ग्रुप ऑफ कॉलम्स के साथ भी हम कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी की वाला कॉलम था वो तो एक था ना, वो ग्रुप ऑफ कॉलम्स तो नहीं थे ना। तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कंपोजिट की, एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा कंपोजिट की का, उसकी बात कर रहा है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अगर कंपोजिट की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने क्या बताया, प्राइमरी की सिर्फ एक कॉलम के ऊपर लग सकती है, ठीक है, और प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ एक दफा लग सकती है, ठीक है। रिपीट करता हूं, प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ एक दफा ही लग सकती है, लेकिन एक प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम्स पे लग सकती है। इस चीज को कहते हैं कंपोजिट की, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी की सिर्फ एक ही कॉलम पे लगी हुई हो। मतलब हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर एक प्राइमरी की लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी कंपोजिट की आएगा तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो टू मॉडिफाई द स्टोरेज इंजन। अब देखो एक टेबल है, सपोज करो एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, उसको अगर हमें MyISM से इनोडीबी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेकिन हम वो बना चुके हैं, तो बाद में हम कैसे करेंगे। देखो ये कमांड है अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर इंजन इज इक्वल टू इनोडीबी। अब ये वाला काम मैंने क्रिएट करते वक्त कर लिया था ना, ठीक है। लेकिन अब देखो एक मैं आपको बताता जाऊं पॉइंट एज अ हिंट, मैं जब इसको ट्राई कर रहा था तो ये वाली लाइन मेरे पास रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रखती थी। इसका मतलब जब मैं टेबल बनाने के बाद अपना स्टोरेज इंजन इनोडीबी पे कर रहा था, तो अगर मैं ऐसा डेटा इंसर्ट करूं जो हमारे कस्टमर टेबल में है ही नहीं, तो तब भी वो मुझे इंसर्ट करने दे रहा था, ठीक है। तो आप क्या करो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हो तभी अपना स्टोरेज इंजन डिसाइड कर लो, क्योंकि ये अल्टर वाली क्यूरी कभी कभार मसला करती है। आप ट्राई करना, हो सकता है आपके पास सही वर्क करे, ठीक है। अब देखो डिफाइनिंग प्राइमरी की। MySQL provides different ways to define a primary key for a table। मतलब प्राइमरी की कैसे लगाई जाती है। पहला पॉइंट, you can define the primary key on a table while creating it। मतलब जब आप टेबल बना रहे होते हो आप उस वक्त भी प्राइमरी की लगा सकते हो, ठीक है। जिस तरह हमने CID के बाद इंटीजर डेटा टाइप और आगे प्राइमरी की लगाया था क्रिएट टेबल के अंदर, फिर उसको एग्जीक्यूट किया था, तो एक तरीका वो है। दूसरा तरीका, you can also modify an existing table structure and define a primary key using the alter table command। मतलब कि आपने एक टेबल बना लिया, टेबल बनाते वक्त आपने प्राइमरी की नहीं लगाई, तो आप अल्टर टेबल कमांड के थ्रू क्या लगा सकते हो, कॉलम पे आप प्राइमरी की लगा सकते हो। और याद रखना एक टेबल के ऊपर सिर्फ एक ही प्राइमरी की अलाउड होती है। और देखो ये जो अल्टर टेबल वाला काम बता रहे हैं ना, सेकंड पॉइंट, ये हम पिछले लेक्चर के ऊपर कर चुके हैं। मतलब ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने अल्टर स्टेटमेंट पढ़ी थी तब हमने कवर कर चुका था। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो वहां से पिछले लेक्चर में देख सकता है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और डुप्लीकेट। ये पॉइंट तो अच्छे से क्लियर है। दूसरा पॉइंट, फॉरेन की कैन बी नल और डुप्लीकेट। मतलब फॉरेन की नल भी हो सकती है और डुप्लीकेट भी हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फिर we cannot insert in order table with ID that is not present in
कस्टमर टेबल, मतलब ऑर्डर टेबल के अंदर ऐसी कस्टमर आईडी से इंसर्ट नहीं कर सकते जो कस्टमर टेबल में मौजूद नहीं है। फिर वी कैन नॉट अपडेट इन ऑर्डर टेबल विद आईडी दैट इज नॉट प्रेजेंट इन कस्टमर टेबल, मतलब ना इंसर्ट कर सकते हैं ना अपडेट कर सकते हैं ऐसी आईडी जो हमारे कस्टमर टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर वी कैन नॉट डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल, अब कस्टमर टेबल की बात कर रहे हैं, मतलब मैं कस्टमर टेबल के अंदर ऐसा डेटा डिलीट नहीं कर सकता जिसकी आईडी ऑर्डर टेबल में मौजूद है। सही है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो, ड्रॉपिंग फॉरेन की फ्रॉम टेबल, मतलब मैंने बना तो दी, अगर मुझे कल को फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस आता है कि मुझे अपनी फॉरेन की को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तब मैं क्या यूज करूंगा, अल्टर टेबल की कमांड यूज करूंगा। ठीक है, तो अब यहां पे आते हैं। ठीक है, देखो मैं यहां से हटाता हूं इस कोड को, और देखो अभी अगर मैं आपको अपने ऑर्डर टेबल का स्ट्रक्चर दिखाऊं, ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये आपके पास प्राइमरी की है ऑर्डर आईडी, और कस्टमर आईडी क्या है, फॉरेन की है। सही है ना, इसी तरह है ना। ठीक है, तो अब यहां पे देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्राइमरी की लगाते हैं तो उसके साथ साथ एक इंडेक्स भी लग जाता है। इंडेक्स का मतलब जिस कॉलम के ऊपर हम इंडेक्स लगाते हैं, अगर उस कॉलम से मैं सर्चिंग करवाऊं, मतलब वेयर क्लॉज में अगर मैं वो वाला कॉलम यूज करूं तो मेरी सर्चिंग फास्ट होती है। सही है। फिर इसी तरह जब हम फॉरेन की लगाते हैं, मतलब कस्टमर आईडी में हमने फॉरेन की लगाई थी ना, तो फॉरेन की के साथ साथ एक इंडेक्स भी लग जाता है। इसका मतलब अगर मैं वेयर क्लॉज के अंदर इस कस्टमर आईडी मतलब फॉरेन की वाले कॉलम को यूज करूंगा तब भी सर्चिंग फास्ट होगी। मतलब प्राइमरी की लगाओ या फॉरेन की लगाओ, दोनों केसेस में इंडेक्स भी साथ लग जाता है ताकि सर्चिंग हमारी फास्ट हो। अभी जब इंडेक्स आगे पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूं। मेरे पास ये जो फॉरेन की है, ठीक है, अगर आप नीचे जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा ये ऑर्डर टेबल है, इसके अंदर ये जो हमारे पास ऑर्डर आईडी था, ऑर्डर आईडी पे क्या लगी हुई है, प्राइमरी की लगी हुई है, और ये जो कस्टमर आईडी है उसके ऊपर क्या लगाई थी हमने, फॉरेन की, और फॉरेन की का नाम क्या रखा था, FK_ कस्टमर ऑर्डर। अब अगर मुझे इसको ड्रॉप करना है, ठीक है, डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आते हैं, ठीक है, अपने क्यूरी बॉक्स में, और यहां पे आके मैं रिटेन क्यूरी बॉक्स के ऊपर चेक लगाता हूं, और हमारे पास क्यूरी क्या है, सबसे पहले देखो, पहले अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले कहता हूं अल्टर, ठीक है, फिर टेबल, और फिर फॉरेन की कौन से टेबल में, हमारे पास ऑर्डर टेबल में। फिर इसके बाद क्या कीवर्ड आएगा, ड्रॉप। ड्रॉप के बाद क्या है हमारे पास, फॉरेन की, और फिर फॉरेन की का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे कहता हूं फॉरेन, ठीक है, फिर की, और फिर हमारी फॉरेन की का नाम था FK_ कस्टमर ऑर्डर। ठीक है, अभी जो मैंने आपको नीचे दिखाई दिया वहां से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और गो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, तो पूछ रहा है, ओके करते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं, तो अब यहाँ पे देखो ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर अब मैं अपने ऑर्डर टेबल के अंदर ऐसी रो इंसर्ट करूं जो कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ऐसी रो अब इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, मैं इसको हटाता हूं यहाँ से। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके वो जो हमारे पास एक रो है, ठीक है, ये मैं इस रो को, इंसर्ट वाली रो को कॉपी करता हूं, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूं। ठीक है, और अब मैं कहता हूं 106 आईडी पे एक ऐसा कस्टमर क्या कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है जो कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अब मैंने फॉरेन की हटा दी है ना, इसका मतलब अब ये जो क्यूरी है एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं और गो के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, नीचे आते हैं तो देखो 1 रो इंसर्टेड आ गई, लेकिन जब प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप था तब ये रो इंसर्ट नहीं हो रही थी। क्यों, क्योंकि 6th कस्टमर कस्टमर टेबल में मौजूद नहीं था। ठीक है, और फॉरेन की तो मैंने डिलीट कर दी है, तभी वो वाला प्रोसेस भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, ठीक है, सेलेक्ट
ऑल फ्रॉम पहले कस्टमर, ठीक है, और फिर इसी को कॉपी करते हैं, नीचे यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूंगा ऑर्डर टीबीएल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे देखो ये कस्टमर टेबल है, इसके अंदर 6 कस्टमर आईडी पे कोई है नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर टेबल के अंदर जाऊं, ठीक है, ऑर्डर टेबल के अंदर अगर जाऊं तो देखो यहाँ तो हमारे पास 6 कस्टमर आईडी का डेटा इंसर्ट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि फॉरेन की ऑर्डर टेबल के अंदर से मैंने डिलीट कर दिया है, ड्रॉप कर दिया, ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, मैं इस रो को डिलीट कर देता हूं, ठीक है। क्यों डिलीट कर रहा हूं? क्योंकि अभी मैं अल्टर के थ्रू ही दोबारा फॉरेन की लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा था मैंने तब फॉरेन की लगाई थी ना। अब मैं आपको अल्टर के थ्रू जब मैं फॉरेन की ऐड करूंगा एग्जिस्टिंग टेबल में तब वो देखना। मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, यहीं से डिलीट कर रहा हूं मैं, तो देखो ये क्यूरी फायर हो जाएगी, ठीक है। ओके करते हैं तो ये डेटा हमारे पास यहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, और अब देखो ड्रॉपिंग का तो देख लिया आपने। अब अगर मुझे अपने एग्जिस्टिंग टेबल में दोबारा क्या लगानी है, दोबारा अगर मुझे अल्टर टेबल के थ्रू क्या लगानी है, कंस्ट्रेंट लगानी है, लेकिन कौन सा कंस्ट्रेंट? फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। अच्छा, अभी देखो मतलब ये फॉरेन की दोबारा लगाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, उस चीज को जरा समझना। देखो मेरे पास ऑर्डर टीबीएल सिलेक्टेड है, ठीक है, मैं इसके स्ट्रक्चर में जाता हूं, तो यहां पे एक चीज नोटिस करो, फॉरेन की तो मैंने डिलीट कर दी थी ना, तो फिर ये कौन सी की है? ये की आ रही है इंडेक्स की। फॉरेन की डिलीट हो चुकी है, ये की आ रही है इंडेक्स की, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम फॉरेन की लगाते हैं तो इंडेक्स भी लगता है, ठीक है, और इंडेक्स जिस कॉलम पे लगेगा उससे सर्चिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है, एक ये पॉइंट है। तो मतलब अभी यहाँ पे देखो एफ के कस्टमर ऑर्डर, अब ये हमारी फॉरेन की नहीं है, ये हमारा इंडेक्स है, सही है। मतलब हमने सिर्फ फॉरेन की को डिलीट किया था और इंडेक्स को डिलीट नहीं किया था। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके देखो ये जो इंडेक्स आ रहा है, मैं अगर इसके ऊपर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करूं तो देखो क्यूरी क्या जनरेट कर रहा है, गौर से देखना, अल्टर टेबल ऑर्डर टीबीएल ड्रॉप इंडेक्स को डिलीट कर रहा है, क्योंकि फॉरेन की डिलीट हो चुकी है, सही है। तो अगर आप इंडेक्स भी हटाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आके आप अगर इस क्यूरी को एसक्यूएल क्यूरी बॉक्स में एग्जीक्यूट करोगे तब भी हो जाएगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट करना चाह रहे हो ओके करोगे तो यहाँ से भी हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो देखो जैसे इंडेक्स हटाया वो यहाँ पे जो की आ रही थी चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं अल्टर के थ्रू दोबारा इस कस्टमर आईडी के ऊपर क्या लगाता हूँ, फॉरेन की लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एसक्यूएल पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं ये हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस क्यूरी बॉक्स को पहले रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, और अब देखो मैं क्यूरी क्या लिखूंगा, सबसे पहले अल्टर टेबल फिर ऑर्डर टेबल जिसके अंदर मुझे फॉरेन की लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं लिखता हूँ पहले अल्टर टेबल, ठीक है, फिर हमारे टेबल का नाम है ऑर्डर टीबीएल, और अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा ऐड, और ऐड के बाद हम यूज करेंगे कीवर्ड कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट। और अब देखो कंस्ट्रेंट का नाम क्या लिखना है, ठीक है। देखो कंस्ट्रेंट के कीवर्ड के बाद क्या है, वही देखो वो जो हमारे पास हम नाम रखते हैं फॉरेन की का, ठीक है। क्योंकि देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं, ठीक है, ये पॉइंट मिस हो गया था, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये हमारे पास दो टेबल हैं, अब एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की लग सकती है, मतलब यहाँ पे एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की लग सकती है, लेकिन फॉरेन की अलग अलग कॉलम्स पे अलग अलग लग सकती है। मतलब मैंने क्या बताया, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन एक टेबल के अंदर मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं, ये भी एक पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। मतलब ये भी डिफरेंशिएट है कि फॉरेन कीज हमारे पास मल्टीपल हो सकती हैं एक टेबल के अंदर, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही होगी, ये रूल है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ऐड कंस्ट्रेंट, अब मुझे ये जो मैं फॉरेन की लगा रहा हूँ इसका मुझे नाम रखना है, ठीक है। नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ वही जो हमने पहले रखा था, कस्टमर ऑर्डर, मतलब जो दो टेबल्स को कंबाइन करते हैं मोस्टली उसी का नाम बना के रखते हैं, ठीक है। फिर फॉरेन की, अब देखो फॉरेन की किसके ऊपर लगानी है, कस्टमर आईडी, मतलब यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉरेन फिर की, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, देखो
भाई ऑर्डर टेबल के कौन से कॉलम पे मुझे लगानी है, कस्टमर आईडी के ऊपर अल्टर के थ्रू मुझे फॉरेन की लगानी है। तो मैं यहां पे आता हूं कस्टमर आईडी, और अब ये जो कस्टमर आईडी कॉलम है ऑर्डर टीबीएल के अंदर, ये कनेक्ट किसके साथ होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे रेफरेंसेस यूज करूंगा, और फिर हमारे उस टेबल का क्या नाम है, कस्टमर, और उसके अंदर जो कॉलम है उसका क्या नाम है, CID। मतलब देखो डिफरेंस देखना, कस्टमर टेबल के अंदर जो मैंने कस्टमर आईडी बनाया था उसका नाम CID रखा है, लेकिन ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी नाम रखा था वो क्या था, कस्टमर आईडी। मतलब नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास यही क्यूरी है, ठीक है, सेम। तो अब मैं यहाँ पे आके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और गो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे आके नीचे जाओ, ठीक है, तो देखो चेक आ गया, मतलब सक्सेसफुली ये क्यूरी भी एग्जीक्यूट हो गई। और अब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं इस टेबल का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोबारा की आ गई, ठीक है। और अगर आप नीचे जाओ, ठीक है, तो देखो ये दोबारा हमारे पास यहाँ पे आ गई। और अब अगर मैं दोबारा वही काम करूं, ठीक है, मतलब वो जो हमारे पर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रख रहा था, मतलब एक ऐसी रो इंसर्ट करता हूं जो कस्टमर के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं ये वाली क्यूरी वापस कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कहता हूं 106 पे एक ऐसा कस्टमर ऐड कर रहा है, मतलब एक ऐसा कस्टमर ऑर्डर कर रहा है जो कस्टमर टेबल में है ही नहीं, 6 नहीं है ना, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके गो पे क्लिक करूं, ठीक है, तो आप देखो अब दोबारा वही फॉरेन की कंस्ट्रेंट का एरर आ रहा है, क्योंकि अब मैंने अल्टर कमांड के थ्रू दोबारा फॉरेन की इंप्लीमेंट कर दी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास अल्टर कमांड के थ्रू, ठीक है। अच्छा देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल कौन सी बताई है, रिलेशनशिप की, कस्टमर और ऑर्डर, ठीक है, इनके रिलेशनशिप का बताएं। अब मैं एक और रिलेशनशिप आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं टीचर और स्टूडेंट का। अब देखो एक टेबल है हमारे पास टीचर का, जिसमें टीचर आईडी है, टीचर नेम, जेंडर, उनकी क्वालिफिकेशन, फिर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट जेंडर, क्लास और टीचर आईडी। मतलब देखो टीचर टेबल में जो टीचर आईडी है वो प्राइमरी की है, और स्टूडेंट टेबल के अंदर जो टीचर आईडी है वो फॉरेन की है। मतलब देखो रिलेशनशिप बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे, कि भाई एक टीचर कौन कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि जो भी टीचर है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स को असाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने रिलेशनशिप बना लिया, तो अगर मैं एक स्टूडेंट, मतलब मेरे पास समझ लो एक और स्टूडेंट आया जिसकी आईडी है 105 और उसका नाम है फॉर एग्जांपल आसिफ, ठीक है। अब आसिफ को एक ऐसा टीचर पढ़ा रहा है जिसकी टीचर आईडी 6 है, 5 नहीं है। तो 6 तो हमारे पास टीचर टेबल में है ही नहीं ना, तो वो कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, उसको भूत है क्या वो, ठीक है। तो मतलब इस केस में अगर हमारे पास इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना हो, तो यहाँ पे भी हम प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी जिसके अंदर हम ये रिलेशनशिप को यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है।